नई नवेली बहू साक्षी को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नजर नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास सुशीला जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार साक्षी टाल जाती थी। सुशीला जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही साक्षी को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से सुशीला जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुशीला जी ने अपने बेटे प्रमोद से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, प्रमोद ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर प्रमोद अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब प्रमोद घर आया तो देखा सुशीला जी उदास बैठी है। उन्हें यूं उदास देखकर प्रमोद ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? प्रमोद के सवाल पर सुशीला जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले। मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक से कमरा शिफ्ट करने के बाद कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? प्रमोद सुशीला जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूंगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ, रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी साक्षी है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग साक्षी के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। प्रमोद हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुशीला जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन प्रमोद के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुशीला जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यही कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर प्रमोद बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना, बाहर मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर प्रमोद एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से प्रमोद के सवाल को सुनकर सुशीला जी झेंप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे साक्षी और प्रमोद के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन प्रमोद जब घर आया तो साक्षी आ चुकी थी। प्रमोद को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि साक्षी का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर प्रमोद नोटिस कहता था कि साक्षी और सुशीला जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद साक्षी दोबारा मायके गई। उस दिन भी प्रमोद शाम को लौटा तो सुशीला जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। प्रमोद ने फिर इसका कारण पूछा तो सुशीला जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह में पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही सुशीला जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि प्रमोद कुछ पूछता, सुशीला जी ऐसा कहकर रसोई में प्रमोद के लिए चाय बनाने चली गई। अब प्रमोद के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी साक्षी मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब साक्षी घर पर होती है
तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर सुशीला जी का फोन पड़ा हुआ था। प्रमोद ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को साक्षी की मम्मी का फोन आया हुआ था। प्रमोद को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा सुशीला जी से पूछा भी पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण प्रमोद को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा और दूसरे दिन प्रमोद जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि साक्षी मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर प्रमोद पूछे किससे? साक्षी से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा कि वो क्या करना चाहती है। मैं क्या कहूँ, इसके आगे प्रमोद भी कुछ ना कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद साक्षी वापस मायके गई। इस बार सुशीला जी ने प्रमोद से साक्षी के दहेज में आया हुआ टीवी साक्षी के कमरे में लगाने को कहा। इस बार प्रमोद बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी साक्षी मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताने क्यों नहीं हो आप? प्रमोद की इस तरह चिल्लाते देखकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती भी बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र की कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। सुशीला जी की बात सुनकर प्रमोद हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से सुशीला जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते सुशीला जी ने जो बात कही सुनकर प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कहा सुशीला जी ने प्रमोद से जिसे सुनकर प्रमोद हैरान रह गया? आखिर क्या कारण था जो साक्षी यूं बार बार मायके जाकर बैठ जाती थी? क्या वो अपने मायके वालों से मिलने जाती थी या बात कुछ और थी? साक्षी के मायके जाते ही उसकी सास सुशीला जी अपने बेटे के सामने नई डिमांड रख देती थी। इस बार उन्होंने हॉल में लगा एलईडी टीवी बहू के कमरे में लगाने की डिमांड की थी, जिसे सुनकर प्रदीप गुस्सा हो गया था। अब पढ़िए आगे। आखिर सुशीला जी को रोता देखकर प्रदीप का मन रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से सुशीला जी से पूछा, माँ आखिर रात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? प्रदीप को इस तरह बोलता देखकर सुशीला जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे वृद्ध आश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुशीला जी को प्रदीप की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर सुशीला जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब साक्षी का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है, लेकिन उसके जाने के बाद साक्षी की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि साक्षी ने ही उसे फोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए।
अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता, इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब साक्षी दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुआ। साक्षी वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी मां का फोन आ गया। कहने लगी कि साक्षी को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है, बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सुशीला जी जोर जोर से रोने लगी। प्रदीप खुद देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो प्रदीप उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और सुशीला जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ, उन लोगों ने मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुशीला जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरे बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या साक्षी मायके जाती है तो मुझे घबराहट से होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुशीला जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर प्रदीप को अपनी माँ पर तरस तो साक्षी और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्रदीप सुशीला जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं। फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। सुशीला जी मैं अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। प्रदीप की बात सुनकर सुशीला जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती।
इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है, पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। प्रदीप की इन बातों से सुशीला जी को काफी हिम्मत मिली थी, पर प्रदीप के मन में ऐसा क्या चल रहा था? आखिर क्या मौका देना चाह रहा था वो इस रिश्ते को? और उसने साक्षी और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए ऐसा क्या किया? क्या प्रदीप के व्यवहार से साक्षी में बदलाव आया या ये रिश्ता यहीं टूट गया? इस बार साक्षी एक एलईडी टीवी के लिए अपने मायके जाकर बैठी है। प्रदीप के डांटने पर सुशीला जी अपने बेटे को रोते रोते बताती है कि साक्षी और उसकी माँ ने मिलकर उनका किस तरह से जीना दुश्वार कर रखा है, और पिछली बार भी घर में जो बदलाव आए थे वो साक्षी के इसी रवैये के कारण आए थे। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर प्रदीप ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब पढ़िए आगे। दूसरे दिन जब सुशीला जी उठी तो देखा प्रदीप जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुशीला जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। सुशीला जी नहीं जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुशीला जी हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम हमें प्रदीप भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए जो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद प्रदीप बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुशीला जी बोली, प्रदीप कौन सा सामान उठाने के बात कर रहा है? मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? माँ बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है मुझे बता तो सही। अभी भी सुशीला जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया कहकर प्रदीप उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर सुशीला जी से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो, थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर प्रदीप ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर सुशीला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर प्रदीप बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस अब आप हिम्मत बनाए रखना कहकर प्रदीप अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद प्रदीप अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। साक्षी की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वही खुद साक्षी और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे प्रदीप जी आज अचानक आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? प्रदीप जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। प्रदीप ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यही रखवाने आया था। प्रदीप की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर साक्षी की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर प्रदीप मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो साक्षी के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
वही साक्षी कभी अपनी माँ को तो कभी प्रदीप को देख रही थी। आस पड़ोस के लोगों को वहाँ खड़ा होकर बातें करते हैं देख साक्षी की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है, आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। साक्षी के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रदीप हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में साक्षी की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? प्रदीप मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ की अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। प्रदीप की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि प्रदीप को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में साक्षी भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर प्रदीप बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती है क्या? मुझे तो पता नहीं था क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात मानी नहीं तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब साक्षी से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको साक्षी और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सका था? उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर प्रदीप से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर प्रदीप ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस प्रदीप के घर भिजवा दिया और खुद साक्षी और अपनी पत्नी को लेकर प्रदीप के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।